हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम लोगों ने अपने एंशियंट हिस्ट्री के जो एक सीरीज में मौर्योत्तर काल के बारे में स्टडी किया था। अब उसी के साथ साथ पहली से तीसरी शताब्दी तक एक पीरियड शुरू होता है जिसे कि संगम काल का नाम दिया गया था। यहाँ से कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, या अगर आप प्री की तैयारी करते हैं तो वहां से एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। जब आप मेन के लिए जाते हैं तो हो सकता है इसके लिए कोई बड़ा क्वेश्चन भी, जैसे संगम कालीन इतिहास पर चर्चा कीजिए, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो एक ये छोटा सा टॉपिक है, कई बार हम पजल हो जाते हैं क्योंकि हमें चीजें क्लियर नहीं होती उस हिसाब से कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो आज के हम इस लेक्चर में एंशियंट हिस्ट्री का जैसे पहली से तीसरी शताब्दी तक ये जो होता है संगम पीरियड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उस समय में वहां पर कौन से राजवंश थे, किस तरह से उनका एक इतिहास रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो संगम जो काल था उसका टाइम पीरियड जो है पहली से तीसरी शताब्दी तक था। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि संगम काल, संगम बेसिकली एक वर्ड जो है वो संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि जैसे सभा या गोष्ठी, या मतलब कि जो पढ़े लिखे या जो विद्वान लोगों हैं उनका मिलन या उनका एक जगह पे बैठना। फिर उस जो उनकी बैठकें हुई है वहां से क्या रिजल्ट निकलता है, या ये सब चीजें हमें संगम कालीन इतिहास से पता चलती है। तो संगम काल इसको इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे ऋषि जो है इकट्ठे बैठे और वहां से उन्होंने कुछ न कुछ जो है ऐतिहासिक रचनाएं जो है इन एंशियंट हिस्ट्री में बाहर निकल के आई हमारे सामने। तो इस समय में बेसिकली जो है वो तीन राजवंश थे, या तीन जो है राजाओं का, तीन वंश के राजाओं का शासन रहा था। तो ये जो है दक्षिण भारत का इतिहास है। जब इस तरफ हमारे जो क्या उत्तरी भारत या मगध का जो है, या फिर मौर्योत्तर काल जो था, उसी के साथ साथ फिर दक्षिण भारत में पहली से तीसरी शताब्दी तक संगम काल था। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। संगम काल जो है कृष्णा, ये जो है कावेरी और तुंगभद्रा के नीचे प्रायद्वीपीय भारत में संगम काल का टाइम था। और यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे एक छोटा सा मैप जैसे बनाया गया है। तो यहाँ पे केरल, जो केरल है वो चेर का जो है शासन था पहले वहीं पे। तो केरल, जैसे आप केर से एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो ये केरल का हिस्सा था, ये कुछ इसमें तमिलनाडु का हिस्सा नीचे ये चेर के हिस्से में था। तो चेर जो था वो केरल की तरफ से, केरल ऐसे ही वहां पे चेर जो था, चेर राजाओं का शासन था। फिर ये जो तमिलनाडु का नीचे की तरफ हिस्सा है वहां पर जो थे वो पंड्या थे। और पंड्या के नॉर्थ ईस्ट में, जस्ट पंड्या के नॉर्थ ईस्ट में तमिलनाडु में ही जो है ये ऊपर की तरफ जो थे ये चोल थे, चोल राजाओं का। ये चोल जो है इतिहास में दो बार आते हैं। एक तो ये संगम काल में चोल होते हैं, इतने प्रभावी नहीं होते हैं। एक फिर आते हैं आपके 9वीं शताब्दी में, जो कि विजयालय प्रांत तक, वो उनका जो है टाइम पीरियड अच्छा जाता है और वो काफी ताकतवर भी थे उस टाइम पे। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये पहले वाले चोल हैं। तो यहाँ से जो है इनको चोल, चेर, पंड्या इस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आपका जो है जो केरल की तरफ का हिस्सा है वो चेर का था, और जो ये तमिलनाडु के नीचे की तरफ जो हिस्सा है मदुरई वाला, वो पंड्या का था। और पंड्या के नॉर्थ ईस्ट में जस्ट ऊपर जो थे वो चोल थे। तो अब हम जो है इसको संगम काल को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तो वहां पर किसका शासन था और कौन वहां पे, देखिए हमें वो चीजें ध्यान रखनी होती हैं जिसमें कि जैसे तीन राजवंश थे, हमें इनका पूरा क्रम जो है वो स्टडी नहीं करना। कौन जो है सबसे एफिशिएंट या अच्छा राजा था, उसने क्या चीज या क्या काम किया उसने, वो चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तरफ तो राजा हो गए कि किन वंशों का शासन था, दूसरा संगम काल की देन कि संगम काल में हमें क्या मिलता है, संगम काल की जो ऐतिहासिक देन है हमारी हिस्ट्री में वो क्या है। तो इसको हम दो चीजों में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि राजवंश जो है वो कौन कौन से थे, तो ये बिल्कुल आपको जो है इजीली तरीके से बताया जाएगा कि ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो है आपके चेर।
चेर जो है वो केरल की तरफ है, अभी आपको बताया केरल, केर, चेर, आप इस तरीके से जो है केरल वाले हिस्से में आ गए आपके चेर। उसके बाद सेकंड पे आते हैं आपके चोल। इसको स्टडी ही ऐसे करते हैं, चेर, चोल, पंड्या, कि चेर यहाँ पे, चोल और पंड्या एक साथ। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। ये 3 राजवंश थे आपके। जो चेर है उनका, इनका जो है, इनके सिंबल थे या इनकी जो कैपिटल थी, वो कई बार आपसे जो है क्वेश्चन में मैचिंग पूछ लिया जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, कि इनको मैच करे कि उनका सिंबल क्या था। तो इस तरीके से आप करेंगे। तो चेर जो थे उनका जो चिन्ह था वो धनुष था, और इनकी कैपिटल जो थी वो वज्जी थी। वंजीपुरम बोल लीजिए या वज्जी, तो वज्जी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चोल जो है वो उनका सिंबल जो है वो बाघ था। चोल जो है उनका सिंबल जो है बाघ था, टाइगर। और इनकी राजधानी सबसे पहले जो थी उरेयूर थी। बाद में इनका एक जो है एफिशिएंट या बहुत ही ताकतवर राजा आता है कारिकाल, जिसने कि श्रीलंकाई लोगों को दास भी बना लिया था। कारिकाल यहाँ पर एक सबसे जो है प्रतापी राजा था। उसने फिर जो है पुहार या फिर आज का जो कावेरी पत्तनम है या कपाटपुरम है उसको अपनी राजधानी बना लिया था। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अब थर्ड पे आता है पंड्या की जो राजधानी थी वो ये नीचे वाला हिस्सा था, मदुरई। तो पंड्या की राजधानी जो है मदुरई थी, और इनका जो सिंबल था वो मछली था। तो इसको अब याद कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले तो ये सीक्वेंस ध्यान होना चाहिए कि चेर, चोल, पंड्या ये हो गए। तो अब इसके चिन्ह को अगर हमें याद रखना हो तो सबसे पहले ऊपर देखिए आप, चेर का जो है 3 अक्षर है यहाँ पे धनुष, बीच में जो है आपके 2 हैं बाघ, थर्ड पे जो है मछली, ये भी 3 अक्षर है। तो ऊपर नीचे 3-3 अक्षर वाले, बीच में जो है 2 का। तो इस तरीके से आप जो है ध्यान रख सकते हैं कि ऊपर नीचे 3 अक्षर का और नीचे बीच में जो है आपका 2 अक्षर का। ये जो है यहाँ पे धनुष हो गया, इसकी राजधानी जो है वो वज्जी हो गई धनुष वाले की, जो चेर की। चोल की जो है पहले उरेयूर थी, अब फिर जो है कपाटपुरम या कावेरी पत्तनम बन गई। पंड्या की जो है मदुरई, नीचे इनका शासन था मदुरई। तो इस तरीके से आप 1-2 बार अगर स्टडी करेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इनके बारे में स्टडी करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ था। तो सबसे पहले आ गए आपके चेर। चेर जो है, चेर का जो हिस्सा था आपको पता है कि केरल और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा था इसमें। चेर जो राजा थे वहां, वो बेसिकली केरल जो था और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा। तो उसके बाद जो है इसका जो है सबसे अगर प्रतापी राजा की पूछे तो सेन गुटवन था। सेन गुटवन जो है इनका प्रतापी राजा था, उसको जो है रेड चेरा या अच्छा चेर, गुड चेर भी बोला गया। क्यों बोला गया? तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो है सेन गुटवन वो लाल चेर, रेड चेर या गुड चेर, अच्छा चेहरा उसको बोला गया था सेन गुटवन को। अब ये सेन गुटवन जो है फेमस क्यों था? इसने जो है वहां पे संगम पीरियड में कण्णगी पूजा स्टार्ट की थी। कण्णगी बेसिकली जो है या पत्नी पूजा बोल लीजिए, पत्तिनी बोलते हैं तमिल में इसको, पत्तिनी पूजा का ये जो है फाउंडर था, शुरू की थी। अब यहाँ पर ये कण्णगी पूजा या पत्नी पूजा, पत्तिनी पूजा इसने क्यों शुरू की, इसके बारे में एक जो है स्टोरी है जो कि आपको जब तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम है उससे रिलेट करके आपको बताई जाएगी। फिलहाल ये चीज ध्यान रखें कि ये जो सेन गुटवन था, चेर राजा सेन गुटवन, गुड चेरा, लाल चेरा, रेड चेरा, गुड चेरा, अच्छा चेर, सेन गुटवन, इसने कण्णगी पूजा, पत्तिनी पूजा या पत्नी पूजा स्टार्ट की। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि कण्णगी पूजा किसने शुरू की? सेन गुटवन ने। रेड चेहरा किसको कहा गया है? सेन गुटवन को। गुड चेहरा किसको कहा गया है? सेन गुटवन को। और ये सबसे पहला जो है दक्षिण भारत के इतिहास का सबसे पहला राजा था जिसने चीन में दूत भेजा था। दक्षिण भारत के इतिहास में जो है सबसे पहला राजा था सेन गुटवन जिसने चाइना में जो है दूत भेजा था। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है चोल। चोल जो है आपको पता है पंड्या के नॉर्थ ईस्ट में थे, जिनका सिंबल जो है बाघ था। सबसे पहले जो उरेयूर थी इनकी राजधानी, कैपिटल। बाद में जो है कारिकाल ने कावेरी पत्तनम या पुहार जो है उसको अपनी कैपिटल बनाया।
तो ये जो है आप पंड्या के नॉर्थ ईस्ट में थे। कारिकाल जो है इनका फेमस राजा था। अब कारिकाल फेमस राजा क्यों था? क्योंकि इसने कावेरी पर जो है 160 किलोमीटर लंबा बांध या एम्बैंकमेंट बनाई थी। वो श्रीलंकाई दासों की मदद से, श्रीलंकाई जो है 12,000 श्रीलंकाई स्लेव की मदद से इसने कावेरी नदी पर बांध बनाया था। अब श्रीलंकाई दासों की मदद से बनाया तो इसका मतलब इनके पास जो है स्ट्रॉन्ग नेवी भी होगी, क्योंकि जो है प्रायद्वीपीय भारत से श्रीलंका का जो है रास्ता वो नेवी का। तो इसका मतलब कि अब जब ये श्रीलंकाई दासों की मदद से इसने जो है बांध बनाया तो इसका मतलब नेवी जो है इनकी अच्छी थी। नेवी इनकी जो पहले वाले चोल हैं इस टाइम पे भी अच्छी थी, और जो दूसरी बार चोल आते हैं 9वीं शताब्दी में, नेवी उनकी भी बहुत अच्छी थी। जब आप आगे स्टडी करेंगे तो उनकी नेवी भी अच्छी थी। तो यहाँ पे इनका जो है ट्रेड था वो बेसिकली कॉटन में था, सूती वस्त्रों में इनका व्यापार था। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे चोल के बारे में कि कारिकाल जो है इनका एक प्रतापी राजा था जिसने की कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया था श्रीलंकाई दासों की मदद से। उसके बाद आता है पंड्या। पंड्या जो है इनका सबसे पहला जो जिक्र मिलता है या विवरण मिलता है वो मेगास्थनीज ने भी अपनी बुक में किया है। ये यहाँ पर जो है ये हिस्सा इनका पंड्या का वो मोतियों के, पर्ल के जो है ट्रेड के लिए वो फेमस था। इनके जो है पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध थे, रोम वगैरह के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध थे। तो पंड्या के बारे में आप ये चीज ध्यान रखेंगे। तो मेगास्थनीज ने जो है सबसे पहले वर्णन किया था, मोतियों के लिए जो है प्रसिद्ध था। इसका जो है प्रतापी राजा नेडुजेलियन था, नेडुजेलियन। अब ये जो तमिल एपिक जो है शिल्पाधिकारम, ये जो इन तीनों चेर, चोल और पंड्या तीनों के इर्द गिर्द घूमती है इसकी स्टोरी। जब आपको इसकी स्टोरी अभी बताई जाएगी तो इसकी आप स्टोरी को अगर नोट करेंगे तो वो इन तीनों राजवंशों के साथ साथ घूमती है। तो ये जो नेडुजेलियन था ना, इसने जो है इसका भी एक पार्ट है इसमें शिल्पाधिकारम में। तो ये जो है अब पहले हम इसकी शिल्पाधिकारम को ही स्टडी कर लेते हैं। शिल्पाधिकारम में होता क्या है कि शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य का तमिल महाकाव्य है जो कि सबसे पहला महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। इसके जो राइटर है वो इलिंगो अडिगल है, इलिंगो अडिगल इसके जो है लेखक है इस महाकाव्य के। इसमें होता क्या है कि चोल जो होते हैं उनके वहां पर एक जो है डांसर होती है माधवी। तो वहां पर एक ट्रेडर होता है या मर्चेंट होता है कोवलन जो है वो माधुरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो अपनी वाइफ को छोड़कर, कन्नगी उसको बोला गया, कन्नगी को छोड़कर माधवी के पास रहने लग जाता है। तो यहाँ पर जो है फिर क्या होता है कि जब उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है तो फिर वो माधवी के पास से, तब तक उसको एक बेटी भी होती है मणि मैखलेई। तो फिर वो अपना उसका सारा, जब उसका पैसा खत्म हो जाता है तो फिर वो वापस अपनी वाइफ के पास आ जाता है, कन्नगी के पास। तो यहाँ पर जो है इस शिल्पाधिकारम में 3 कैरेक्टर बताए गए हैं आपको कि कोवलन, माधवी और जो है कन्नगी। तो कोवलन जो है माधवी की तरफ अट्रैक्ट होके फिर अपना सारा पैसा जो है, वो मर्चेंट था, ट्रेडर था, खत्म करके वो फिर उसके पास जो है वापस आ जाता है कन्नगी के पास। तो इन सब चीजों का एक बहुत ही मतलब मार्मिक दृश्य इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है। फिर जब वो उसके पास आता है तो वो सोचते हैं कन्नगी के पास कि अब हम अपने दुर्भाग्य को जैसे खत्म करें। तो फिर वो क्या करते हैं, वो पांड्या मदुरई आते हैं। पहले वो होते हैं चोल के जो राजवंश है चोलों के शासन में होते हैं। फिर वो क्या करते हैं वहां से कि उनका मिसफॉर्चून जो है खत्म हो जाए, कि अब कुछ पैसा नहीं है, वो क्या करते हैं, वो मदुरई आ जाते हैं पंड्या में। तो पंड्या में इसको एक जैसे शिल्पाधिकारम है, इसको स्टोरी ऑफ द एंकलेट भी बोला गया है, क्योंकि इस समय में फिर क्या होता है कि ये कोवलन जो है अपनी पत्नी की कन्नगी की पायल लेके वो कुछ व्यापार करने के लिए जाता है। और ये जो नेडुजेलियन राजा है
पंड्या का नेडुजेलियन जो राजा है वो उस कोवलन पर चोरी का इल्जाम लगा देता है, पायल चोरी का, जबकि वो पायल होती है कन्नगी की। तो अब इस नेडुजेलियन राजा ने क्या किया, कोवलन पर चोरी का इल्जाम लगाया कि उसने रानी की जो है पायल चोरी कर ली है, तो उसको मृत्यु दंड दे दिया। उसको इतना भी टाइम नहीं दिया कि वो खुद को सही या गलत साबित करे, तो कोवलन इस तरीके से मर जाता है। फिर कन्नगी को जब ये बात पता चलती है तो कन्नगी सब चीजों को क्लियर करती है कि वो उसकी पायल थी और वो कुछ काम करने के लिए उसने उसको दी थी। तो इसी फिर जो है पश्चाताप में राजा ये नेडुजेलियन जो है ये भी मर जाता है और कन्नगी पूरे मदुरई को शाप दे देती है, तो वो जो है पूरा मदुरई जल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है दो चीजें बताई गई हैं कि कन्नगी जो है ये कोवलन की वाइफ, उसकी पवित्रता के बारे में बताया गया है, इसीलिए उसके शाप से मदुरई जल जाता है। तो ये एक त्रिकोणीय प्रेम जो है त्रिकोणीय प्रेम था ये शिल्पाधिकारम में, जो कि चोल, चेर और पंड्या तीनों राजवंशों, तीनों शासनों के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ पर वो स्टोरी होती है। फिर ये बदलने के लिए अपने पंड्या में आते हैं। पंड्या का राजा जो है नेडुजेलियन वो कोवलन को मार देता है, फिर वो खुद भी मर जाता है और कन्नगी जो है वो श्राप दे देती है। फिर कन्नगी की पूजा यहाँ पर चेर सेन गुटवन स्टार्ट करता है, तो ये तीनों आपस में जो है वो संबंधित हो गए। तो इसीलिए फिर चेर जो ये सेन गुटवन राजा था, इसने केरल तमिलनाडु के क्षेत्र में कन्नगी टेम्पल भी बनवाया, कन्नगी कोट्टम जिसे बोला गया, और इस कन्नगी की पूजा श्रीलंका में भी होती है। उसे कन्नगी पूजा, कन्नगी कोट्टम बोल लीजिए, या यहाँ के लोग केरल और तमिलनाडु के लोग उसको कन्नगी अम्मा भी कहते हैं। तो इस तरीके से तो ये शिल्पाधिकारम की जो है वो एक मार्मिक वर्णन किया गया है, इसीलिए इसको जो है एलियड ऑफ तमिल पोएट्री भी कहा गया है। एलियड क्या होता है कि कुछ ऐसी स्टोरीज जिसको जैसे सुन के या पढ़ के रोना आ जाए, तो शिल्पाधिकारम जो है, जो इलिगो अडिगल का जो ये नाटक है, महाकाव्य है, इसको जो है इलियड ऑफ तमिल पोएट्री भी कहा गया है। तो क्वेश्चन आपका यही से बनेगा कि पहला तमिल महाकाव्य कौन सा है, शिल्पाधिकारम। एक क्वेश्चन ये बन गया आपका यहाँ से। शिल्पाधिकारम जो है उसके राइटर जो है इलिंगो अडिगल, इलिंगो अडिगल, और इसको जो है इलियड ऑफ तमिल पोएट्री किसको कहा गया है, शिल्पाधिकारम को। तो ये तो जो है इसकी स्टोरी हो गई शिल्पाधिकारम की, जो कि तीनों राजवंशों के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये नेडुजेलियन क्या करता है, ये जो है कोवलन पर पायल चोरी का इल्जाम लगाता है और फिर कन्नगी पूरे मदुरई को शाप दे देती है और मदुरई जल जाता है। तो यहाँ से ये जो है इस तरीके से आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। शिल्पाधिकारम जो है आपका तमिल का पहला महाकाव्य है और उसके अंदर क्या चीज बताई गई है। उसके बाद एक जो है संगम काल का, अगर जैसे ये लिखा है यहाँ पे कि कन्नगी का फिर मंदिर भी बनवाया, मतलब पत्तिनी पूजा, उसने उसकी पवित्रता को लेके जो मतलब जैसा भी जो ये स्टोरी हुई थी, जो भी ये घटनाक्रम हुआ था, इसको लेके फिर चेर राजा सेन गुटवन ने पत्तिनी पूजा या कन्नगी पूजा शुरू की और फिर एक कन्नगी कोट्टम या कन्नगी का मंदिर भी बनवाया। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि जो है संगम काल में जो किस देवता की पूजा करते थे, तो वो मुरुगन था। मुरुगन जो है ये जैसे आपका नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय हो गया, तो कार्तिकेय जैसे उसका जो है कार्तिकेय को ही मुरुगन बोला गया। बाद में फिर ये जैसे सुब्रमण्यम भी बोला गया इसे, जैसे वहां पर कई बार जो है तमिल के लोगों का सरनेम भी होता है सुब्रमण्यम। तो अगर जो उनका देवता की, वो लोग किस देवता की पूजा करते थे, तो वो मुरुगन था। मुरुगन मतलब कार्तिकेय ही था। ये बाद में जैसे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की जो स्टडी करते हैं, तो जो यहाँ पर हम जैसे कार्तिकेय को मानते हैं, वैसे वो लोग मुरुगन या सुब्रमण्यम को मानते थे। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है फिर क्या आता है, तो ये चीजें तो हो गई राजवंशों से रिलेटेड कि वहां पर संगम काल के जो राजवंश थे उनमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आता है कि ये जो संगम हुए थे, बैठक हुई थी, गोष्ठी हुई थी, इनका रिजल्ट क्या निकला था। तो सबसे पहला, जैसे आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि बौद्ध संगीति हुई थी,
जैन संगीति हुई थी। इसी तरीके से अगर हम चीजों को देखें तो 3 संगम हुए थे, मतलब 3 बैठकें हुई थी। इनका टाइम पीरियड जो है वो कुछ नहीं पता है, क्योंकि इनको करने में ऐसा बोला गया है कि बहुत सारे वर्ष लगे थे और बहुत सारे राजाओं ने भाग लिया था या राजाओं ने इनको आयोजित किया था। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि 3 जो है वो संगम हुए थे। तो पहला संगम जो है वो आपको इसको भी याद करने का एक तरीका होगा कि आप जो है पहला और तीसरा संगम, इसको जो है दोनों मदुरई में हुए थे। अब दोनों मदुरई में हुए थे तो इस चीज से ये आइडिया लगता है कि सबसे ज्यादा जो भाग लिया होगा या जिन संगमों को आयोजित कराया होगा तो वो पांड्या शासकों ने कराया होगा, क्योंकि दोनों पहला और तीसरा जो है वो मदुरई में हुए थे। अब संगम आयोजित कराने में जो भी विद्वान आते हैं उनका रहना खाना पीना वो सब चीजें आयोजित करने में पैसे लगते हैं, खर्चे आते हैं। तो अब ये मदुरई में हुए थे तो इससे ये आइडिया लगाया कि वो पांड्या शासकों ने किए होंगे। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। तो पहला जो संगम है वो कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। और इसके जो चेयरमैन थे वो अगस्त्य थे। अगस्त्य थे। अगस्त्य को ही दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय जाता है। तो क्वेश्चन एक आपका यहाँ ये बन जाएगा कि जैसे उत्तरी भारत में हम लोग ये बोलते हैं ना कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, फिर वैदिक लोग आए, उन्होंने यहाँ पर खेती बाड़ी की और वही जो है लोहा उनके समय में था। तो ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में अगर जैसे कृषि की शुरुआत की थी तो वो अगस्त्य ने की थी। तो अगस्त्य आर्यकरण मतलब कि कुछ अपनी श्रेष्ठता दिखाना, यानी कि जो श्रेष्ठ होते हैं, विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं, उनको जो है वो आर्य माना गया है। तो यहाँ पे जो अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय किसको जाता है तो वो अगस्त्य ऋषि को जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपका यहाँ से ये तैयार हो गया कि अगस्त्य ऋषि को दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय जाता है, या दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया। आर्यकरण बेसिकली वही कि कुछ चीजें इंप्रूव करके दिखाना कि वहां पर जैसे इन्होंने ऐसा माना जाता है कि वहां पे कृषि की शुरुआत की थी। तो इसके जो चेयरमैन थे या जो अध्यक्ष थे वो अगस्त्य थे। अब इसकी जो रचनाएं हैं, अब बैठक हुई उसमें से कुछ ना कुछ तो बाहर निकलना चाहिए कि क्या रिजल्ट निकला। इसके बारे में इसकी रचनाएं कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसा बुक्स में माना गया है कि इस जो पहले संगम में जो है देवी देवताओं ने भी भाग लिया था। तो इस तरीके से चीजें मानी गई हैं, लेकिन कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है इस चीज का। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि पहला संगम जो है वो मदुरई में हुआ था और इसके चेयरमैन अगस्त्य की अध्यक्षता में पहला संगम हुआ था। रचना यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है। दूसरा संगम जो है वो दूसरे संगम के पहले भी चेयरमैन अगस्त्य ही थे, फिर उनके बाद जो आए वो तोलकापियर आए। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा एक, जो कि आपके 2019 के भी एचपीएससी में भी आया था कि जो है तमिल भाषा का व्याकरण शास्त्र किसे माना गया है, ये क्वेश्चन आया था आपका बनके। तो ये जो हुआ था वो पुहाड़ में हुई थी या कपाटपुरम में। इसकी जगह आप नोट करेंगे कि कपाटपुरम में या पुहाड़ में। तो इसका जो है रिजल्ट, दूसरे संगम का रिजल्ट क्या निकला, ज्यादा कुछ नहीं पता। यहाँ से जो है तोलकापियम की रचना की गई। तोलकापियम की रचना तोलकापियर ने की। आप एक नाम याद रखेंगे, दोनों आपको याद हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम ही है। तोलकापियर ने तोलकापियम की रचना की। अब ये तोलकापियम है क्या? ये तमिल जो है, जैसे हिंदी का व्याकरण शास्त्र है वैसे ही तमिल भाषा का एक व्याकरण शास्त्र है तोलकापियम। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बनेगा, तोलकापियम की रचना कौन से काल संगम में हुई? दूसरे संगम काल में हुई, जो है दूसरे संगम में हुई या दूसरी बैठक में हुई। आपका किसने की? तोलकापियर ने की। तमिल भाषा का व्याकरण शास्त्र को कौन सा है? तोलकापियम है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद तीसरा जो संगम है उसकी अध्यक्षता की थी नक्कीरर ने। नक्कीरर। तो पहला अगस्त्य, तोलकापियर, नक्कीरर। अब चाहे तो इनका जैसे एब्रीवेशन बना के जैसे AATN, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। MKM,
मदुरई, कपाटपुरम, मदुरई, इस तरीके से अगर आप चाहें तो इस तरीके से एब्रीवेशन भी याद कर सकते हैं। नहीं तो सबसे पहले एक ये चीज ध्यान रखेंगे बस कि जो है ये संगम जो है बेसिकली पांड्या राजाओं ने इनको जो है संरक्षण प्रदान किया था, उन्होंने ये आयोजित किए थे। तो मदुरई मदुरई ये जो है बीच वाला जो है आपका वो कपाटपुरम। अब तीसरे संगम के जो रचनाएं थी वो क्या थी, ये चीज थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इनके नाम जो है वो तमिल ही हैं, थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन अगर चीजों को समझेंगे, एक दो बार स्टडी करेंगे तो वो चीजें याद हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका तीसरा संगम जो है उसके चेयरमैन जो थे वो नकीरर थे, मदुरई में ही हुआ। तो इसका जो है रिजल्ट वो क्या निकला, यहाँ से क्या निकला, सबसे पहला तो आपका जो है ये इटुत हो गई, इट्टूत हो गई या इट्टू तोकई, इस तरीके से इसको बोला गया है। इसमें क्या है, इट्टूत हो गई, इट्टू मतलब 8, इट्टू तो गई या थो गई, इट्टूत हो गई, इट्टू मतलब 8, 8 जो है ये ग्रंथों का समूह है, 8 एंथोलॉजीज, 8 जो एंथोलॉजी है उनका जो एक 8 ग्रंथों का समूह है। पहले कुछ 30,000 जो है लाइनें थी, उनको फिर क्लब करके 8 में कर दिया। अब एंथोलॉजी क्या होता है कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ संगम काल, इसी तरीके से 10 टीचर और पढ़ाते हैं, तो वो चीज एक ही है लेकिन व्यू या बताने का तरीका अलग अलग है। तो एंथोलॉजी वही होता है आपकी कि एक ही टॉपिक पे जब विभिन्न लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो ये 8 इट्टू से अंदाजा लगाएंगे कि इट्टू से 8, ये 8 जो है ग्रंथों का समूह है। दूसरा जो है आपका पतु पातू या पट्टू पट्टू, पत्तू पातू या पट्टू पट्टू, ये जो है 10 गीत बोला गया है इसको, 10 गीत की जो है इसमें जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं उसका आप एक तो पूरा का पूरा आप बताएं कि इस तरीके से ये हुआ वो हुआ XYZ, या फिर आप उसका 1-2 लाइनों में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, बिल्कुल हैप्पीली डिस्क्राइब करते हैं। तो ये 10 गीत जो है ये वही है कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पत्तू पातू या पट्टू पट्टू। आप इसको जो है 10 इडलस बोला गया है इसको, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, 10 इडलस या 10 गीत। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तीसरा जो है वो पदीने किलकणकू, पदीने किलकणकू, पंदीने किलकणकू। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है देखो, इसमें जो है 18 आपको टेक्स्ट दिए हैं। टेक्स्ट मतलब जो है ये टेक्स्ट जो है नैतिक शिक्षा, आचार मूलक कविताएं हैं 18। तो पहली में इट्टूत हो गई में 8 हो गई, पट्टू पट्टू में आपकी 10 हो गई, और पदीने किलकणक्कू में 18 हो गई। तो इस तरीके से 8, 10, 18 नीचे जो है दोनों का टोटल। तो इस तरीके से आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि 8, 8, 10, 18 ऊपर के दोनों का टोटल वो नीचे है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, तो इट्टूत हो गई क्या है, तमिल भाषा का जो है एक तमिल में ही है, मतलब तीसरे संगम का रिजल्ट है ये। 8 ग्रंथों का समूह है, 8 एंथियोलॉजीज का समूह है। पट्टू पट्टू क्या है, 10 गीतों का कलेक्शन है एक। पदीने किलकणक्कू क्या है, इसमें जो है 18 आपकी आचार मूलक कविताएं हैं या नैतिक शिक्षा से संबंधित है। तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब इसी में जो है ये पदीने किलकणक्कू में ही एक पार्ट है कुरल, कुराल, मुप्पल। ये पदीने किलकणक्कू जो है 18 जो आपकी टेक्स्ट है, कविताएं हैं, इन्हीं का एक पार्ट है जिसको कि कुराल या मुप्पल कहा गया है। तिरुकुराल भी बोल लीजिए क्योंकि ये जो है तिरुवल्लूर ने लिखा था। तो कुराल, तो ये जो पदीने किलकणक्कू ये नहीं होता कि किसी एक ने ही लिखा है। बहुत सारे जब संगम हुआ था, बहुत सारे जो है विद्वान बैठते थे, तो कहीं किसी ने कुछ दे दिया, कहीं किसी ने कुछ लिखा, इस तरीके से। तो पदीने किलकणक्कू जो है उसका एक पार्ट तिरुकुराल या मुप्पल, तिरुकुराल या मुप्पल, इसको जो है बाइबल ऑफ तमिल बोला गया है, तमिल की बाइबल बोला गया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि बाइबल ऑफ तमिल किसे कहा गया है, कुराल को, मुप्पल को, तिरुकुराल को। तो और इसका जो राइटर है वो तिरुवल्लूर है। तो तिरुवल्लूर है, इसे तिरुकुराल बन गया, नहीं तो कुराल या मुप्पल भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि जो है तमिल, बेसिकली क्वेश्चन जो बनेगा कि किसको तमिल भाषा का, तमिल का बाइबल कहा गया, तो कुराल या मुप्पल, ये जो है आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तिरुकुराल भी हो सकता है, तिरुवल्लूर इसके
राइटर हो गए। तो शिल्पाधिकारम जो है तमिल भाषा का पहला महाकाव्य, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो है इसकी जो राइटर इलिंगो अडिगल थे और इसको इलियड ऑफ तमिल पोएट्री कहा गया। तो यहां से ये लाइन आप ध्यान रखेंगे कि इलियड ऑफ तमिल पोएट्री किसे कहा गया? शिल्पाधिकारम को, जो कि पहला महाकाव्य है तमिल का। तो ये चीज जो है, इलियड मतलब कि जैसे किसी चीज को सुन के रोना आ जाए आपको, मार्मिक वर्ण जो है ये, और ये तीनों राजवंशों के इर्द गिर्द घूमती है, अभी आपको बताया था। उसके बाद दूसरा जो है क्या है? दूसरा जो इसका महाकाव्य है वो मणि मैखलई है या मैखलई है, मणि मैखलई या मणि मैखलई। ये जो है मणि मैखलई कौन थी? ये कोवलन और माधवी की, अभी आपको बताया था कि कुछ टाइम वो उसके साथ रहता है, तो ये कोवलन और माधवी की बेटी थी। तो इसको जो है सीतालाई सतनार द्वारा लिखा गया है। ये बेसिकली इसी के एक बाद का पार्ट हो गया, शिल्पाधिकारम के बाद का ही पार्ट हो गया मणि मैखलई। तो इसको सीतालाई सतनार द्वारा जो है लिखा गया है। ये क्या होता है कि कोवलन और माधवी की बेटी होती है, जब ये इसको छोड़ के चला जाता है तो माधवी, अब कोवलन जो है वो वाइफ के पास चला जाता है, कणगी के पास, तो माधवी जो है फिर वो बौद्ध धर्म को अपना लेती है। तो वो बौद्ध धर्म को अपना लेती है, तो इसीलिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मणि मैखलई किससे संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यही यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि जो है मणि मैखलई जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि माधवी जो उस कोवलन की जो है प्रेमिका बोल लीजिए, या वो उसके साथ कुछ समय के लिए रहा था, माधवी बौद्ध धर्म को अपना लेती है और वो एक नन बन जाती है। तो ये मणि मैखलई। तो यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन, तमिल भाषा के जो बेसिकली 5 महाकाव्य हैं उसमें से 3 तो है वो यहीं पे बताए गए हैं। तो सबसे पहला तो आपका शिल्पाधिकारम हो गया, दूसरा आपका मणि मैखलई हो गया, तीसरा जो है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि अगर तमिल में बोले तो शिवगा सिद्धमणि, शिवगा सिद्धमणि, नहीं तो जीवक चिंतामणि। इसको जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा है? मणि मैखलई, और तीसरा जो है जैन धर्म से संबंधित है जीवक चिंतामणि। इसकी रचना जो है वो तिरुत्कर देव ने की थी, तिरुत्कर देव ने की थी, और जो कि जीवक राजकुमार के बारे में है, जीवक राजकुमार से संबंधित है। तो इस तरीके से आपका जो है ये संगम काल वो उसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है आपके एक नंबर के इनमें से कवर हो जाएंगे। किसी भी बुक से आप कंसल्ट करें तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ भी नहीं है इसमें, एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आपको चीजें सारी आसान लगेगी। सबसे पहले तो संगम काल जो है उसका इतिहास क्या था? वो 1ली से 3री शताब्दी तक जो था वो संगम काल उसको बोला गया है। इसको बेसिकली जो है जो संगम हुए थे उनको पांड्या शासकों ने जो है संरक्षण प्रदान किया था। ऐसा माना गया है कि इसमें जो है 197 पांड्या शासकों ने संरक्षण मतलब आए थे, उन्होंने आयोजित किए थे। करीब 10,000 जो है इसमें वर्ष लगे थे, या 9,000 के आसपास जो है विद्वान आए थे। तो इस तरह से कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी प्रस्तुत किया गया है। जैसे अगर हम आज से ही रिलेट करें कि अभी जैसे कोरोना जो है, तो अगर आज से 100-200 साल बाद कोई कोरोना की बात करेगा तो वो निश्चित ही मतलब कि यहाँ से कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा के बताएगा कि इतना जो है लॉस हुआ था, इतना जो है जन धन की हानि हुई थी। तो इस तरीके से इसी तरीके से फिर इतिहास में जो है वो चेंज आता चला जाता है। तो बेसिकली आपका जो संगम पीरियड में थे वो चोल, चेर और पंड्या शासक थे। चेर जो है वो केरल की तरफ थे, पंड्या आपके जो है तमिल में नीचे के हिस्से मदुरई में, और पंड्या के नॉर्थ ईस्ट में चोल थे। चेर जो है वो राजा था सेन गुटवन जो है इनका, गुड़ चेरा, रेड चेरा उसको बोला गया। उसने कण्णगी पूजा, पत्तिनी पूजा स्टार्ट की, और सबसे पहले अगर दक्षिण भारत से किसी ने दूत भेजा था चाइना में तो वो सेन गुटवन थे। यहाँ तक जो है आपके चेरा में। उसके बाद आते हैं चोल। चोल जो है इनकी कैपिटल जो है वो पुहार थी, या शुरुआत में जो थी स्टार्टिंग में उरेयूर थी।
तो फिर बाद में जो कारिकाल है उसने कावेरी पत्तनम में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी और उसने कावेरी पर एक बांध बनाया था 160 किलोमीटर लंबा श्रीलंकाई दासों की मदद से। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि इनकी नेवी अच्छी होगी और जो है इनका जो कॉटन में ट्रेड था। पांड्या जो है, पांड्या में जो सबसे प्रतापी शासक था वो जेलियन था। इसी ने जो है कोवलन को शाप दिया था और कन्नगी के शाप कोवलन को फांसी मतलब डेथ सेंटेंस दिया था। फिर कन्नगी की जो है शाप से मदुरई पूरा जल गया था और फिर चेर राजा ने कन्नगी टेम्पल जो है केरल तमिलनाडु की सीमा पर कन्नगी कोट्टम बनवाया। यहाँ से ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। पांड्या जो थे उनके जो पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध थे क्योंकि यहाँ पर जो है मोतियों के लिए ये प्रसिद्ध था। सबसे पहले जो इसका वर्णन मेगास्थनीज ने किया है, रामायण और महाभारत जब लिखी गई थी उनमें भी पांड्या शासकों का विवरण हमें मिलता है। तो यहाँ से आपके चोल, चेर, पांड्या जो है वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो है फिर संगम पे आते हैं। संगम जो है आपको अभी बताया कि पांड्या शासकों के जो है संरक्षण में संगम हुए थे। तो पहला और तीसरा संगम वो मदुरई में हुए थे, दूसरा कपाटपुरम में। तो इनके जो है और पहले दूसरे के अध्यक्ष जो थे वो अगस्त्य थे, बाद में जो इसमें तोलकापियर आ गए, तीसरे के नक्कीरर थे। पहले की कोई रचना अवेलेबल नहीं है। सेकंड में जो इम्पोर्टेंट है वो तोलकापियम जो है वो बाहर आया निकल के और ये तमिल भाषा का व्याकरण शास्त्र इसको माना गया। तोलकापियर ने इसकी रचना की थी। थर्ड में जो है एटूथ हो गई, 8 एंथोलॉजीज जो 8 ग्रंथों का कलेक्शन है। सेकंड पटु जो 10 गीत का आपका जो है कलेक्शन है। 10 इडिलस, कलेक्शन ऑफ 10 इडिलस। तो थर्ड पे जो है पदीने किलकणकु, इसमें जो है 18 कविताएं, आचार मूलक कविताएं, नैतिक शिक्षा से संबंधित जो है वो शिक्षाएं दी गई है। जिसमें से कि एक पार्ट उन 18 टेक्स्ट जो है उसका ही एक पार्ट तिरुकुराल या मूपल, जिसको बाइबल ऑफ तमिल कहा गया, जिसके राइटर जो है वो तिरुवल्लुर थे। तो शिल्पाधिकारम जो है वो तमिल का पहला महाकाव्य है। इलिगो अडिगल जो है इसके राइटर हो गए। ये जो है एक इलियड ऑफ तमिल पोइट्री है कि मार्मिक वर्णन किया गया है कोवलन, माधवी और कन्नगी का त्रिकोणीय प्रेम कथा स्टोरी है इसमें। सेकंड जो है मणि मैखलई, बेसिकली शिल्पाधिकारम का ही एक आगे पार्ट है जो कि मणि मैखलई के बारे में है, जो कि कोवलन और माधवी की बेटी थी और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है क्योंकि इसमें माधवी बौद्ध धर्म को अपना लेती है बाद में। तो ये शीतलई सत्यनार द्वारा जो है लिखा गया है या रचित है कुछ भी। थर्ड जो है आपका जीवक चिंतामणि, तिरुत्कर देव ने इसको जो है लिखा और ये जैन धर्म से संबंधित है और ये जीवक राजकुमार के बारे में है। यहाँ से जो है आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि इनके जो देवता थे वो मुरुगन थे जो कि नॉर्थ इंडिया के कार्तिकेय हैं और दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय अगस्त्य ऋषि को जाता है वहां पर जो है, क्योंकि यहाँ पर ये चेयरमैन भी थे संगमों में। तो इस तरीके से आपका ये जो है संगम काल कंप्लीट होता है। इसको जैसे बार बार स्टडी करें, बुक्स उठाएं, बुक्स से कंसल्ट करें, क्योंकि अब जो है पेपर के पैटर्न है वो चेंज हो गए हैं। उनमें यही छोटी छोटी चीजें ही पूछी जाती हैं। जैसे वो चीजें अब नहीं पूछते जो बेसिकली जो क्वेश्चन हम लोग पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं। अब चीजों को थोड़ा डीपली आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो वीडियो से इतना हो सकता है आपको कि 70-80% हेल्प मिले, लेकिन अल्टीमेटली जो है बुक से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। कोई भी एनसीईआरटी बुक 11-12 की या उससे आगे की कोई भी एनसीईआरटी बुक आप उठाएंगे, चीजों को डीपली जो है स्टडी करें। बार बार अगर 1-2 बार स्टडी करेंगे तो आपको चीजें फिर और क्लियर हो जाएंगी, या कहीं कोई भी कुछ कमी लगेगी तो बुक से बड़ा फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आपका जो है ये संगम काल कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ जो एंशिएंट हिस्ट्री में होगा। अभी हमारी एक ही एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, फिर उसके बाद हम आगे जो है मिडिवल इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री की का भी डिस्कशन करेंगे। तो फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।